भारतीय जनता पार्टी से हमारा जुड़ने का कारण या किसी भी व्यक्ति का जुड़ने का कारण एक हिंदुत्व की भावना होती है, हिंदुत्व के लिए काम करने की इच्छा होती है। तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को आदमी पसंद करता है। लेकिन अगर वहां रहकर हिंदुत्व की बातें करना या अपने मान स्वाभिमान या अपने ऊपर दर्ज मुकदमे के लिए लड़ना कोई अनुशासनहीनता है, तो ऐसी पार्टी में काम करने के बारे में युवाओं को विचार करना पड़ेगा। मैं तो खुद आज तक नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। अगर उसे हिंदुत्व नाम से दिक्कत है तो हमसे कह देते कि हम हिंदुत्व का काम नहीं करते, आप हिंदुत्व का काम करने के लिए कांग्रेस में जाइए। आप हिंदुत्व की बातें करते हैं तो हिंदुत्व के काम करने वालों से दिक्कत क्यों? कि हमारे वहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब इस विधानसभा के अंदर कालाडूंगी के अंदर बंशीधर भगत है। अगर हम बंशीधर भगत के साथ खड़े हैं तो पार्टी हमारे साथ खड़ी है। मेरे साथ जो राजनीति की गई है वो उन लोगों के द्वारा की गई है जिन लोगों के अपने पुत्र की लालसा कालाडूंगी विधानसभा में है। जो जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों में इन 15 सालों में, मैं वैसे तो बंशीधर भगत जी का जो राजनीतिक जीवन है वो लगभग 30-35 साल का है, इन 15 सालों में जनता की किन मांगों पर कितनी कार्रवाई हुई। तो हम जब कालाडूंगी में मंडी की बात उठाई, गजराज जी ने उठाई, तो उस समय माननीय बंशीधर भगत जी के द्वारा ये तक कह दिया गया कि बगैर मेरी परमिशन के आप विधानसभा में आए कैसे, आप बगैर मेरी परमिशन के इस क्षेत्र में विकास कार्य की घोषणा कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा आप सभी दर्शकों का पुनः इस आपकी गुंज पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत करता हूं। आज हम आपको अपने स्टूडियो में एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक में हलचल मचा रखी है बहुत लंबे समय से। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रदेश मंत्री, तमाम कई पदों पर रहे, हिंदुत्व का हल्द्वानी में चेहरा कहे जाने वाले विपिन पांडे जी, आपका इस बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी गुंज पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊपर जो है इस आज हम बात करेंगे, कई बहुत मुद्दे आपसे बात करने के, राजनीतिक सामाजिक कई मुद्दों को लेके आपसे सवाल भी करेंगे। आज हम ये जानना चाहते हैं, विपिन पांडे जी एक पूरे उत्तराखंड में एक ऐसे हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभर के आए थे और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है और चुनाव समय में सबसे ज्यादा सक्रिय रूप में विपिन पांडे जी रहे। और आज क्योंकि सारे लगभग चुनाव खत्म हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आपको जो है पद मुक्त कर दिया और सक्रिय सदस्यता से भी पद मुक्त कर दिया, तो ऐसा क्या रहा विपिन पांडे जी जिस पार्टी में आप बड़े जोर शोर से चुनाव लड़वाते थे और आज आपको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? आपके चैनल के माध्यम से सभी को पहले जय श्री राम। दूसरा मेरा ये कहना है कि इन सवालों का जवाब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये तो पार्टी दे सकती है, क्योंकि मतलब अगर पार्टी में रहकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है या यूकेडी है, कोई भी पार्टी है, अगर वहां आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते और अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हमारा जुड़ने का कारण या किसी भी व्यक्ति का जुड़ने का कारण एक हिंदुत्व की भावना होती है, हिंदुत्व के लिए काम करने की इच्छा होती है। तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को आदमी पसंद करता है। लेकिन अगर वहां रहकर हिंदुत्व की बातें करना या अपने मान स्वाभिमान या अपने ऊपर दर्ज मुकदमे के लिए लड़ना कोई अनुशासनहीनता है, तो ऐसी पार्टी में काम करने के बारे में युवाओं को विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ एक झूठा मुकदमा मेरे विरोधियों द्वारा, उसमें बहुत से लोग, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी इन्वॉल्व थे, हालांकि वो दायित्व मुक्त हैं वो भी, उन लोगों के द्वारा मुखानी थाने में एक झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवाया गया साजिशन। और वो मुकदमा इतना झूठा था, उसमें पुलिस के अधिकारी, थानाध्यक्ष मुखानी, इन सब लोगों की संलिप्तता थी। उनके द्वारा मुकदमा झूठा इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं जब न्यायालय श्रीमान गया, कोर्ट में मैं गया, उस मामले को मैंने रखा, तो उनके द्वारा जब जवाब आया थाना के द्वारा, तो उसमें जिस आदमी ने शिकायत लिखाई थी उन्होंने 10 दिन के अंदर जांच करके बता दिया कि वो शिकायत झूठी पाई गई है। तो आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस ने 2 घंटे के अंदर किस राजनीतिक दबाव में मुकदमा लिखा होगा, पुलिस ने किस द्वेषपूर्ण से मेरे ऊपर मुकदमा लिखा होगा। और जब मैं उस मुकदमे को प्रोटेस्ट करता हूं या उस मुकदमे के खिलाफ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कहता हूं कि आपने मुकदमा झूठा दर्ज किया है, क्योंकि जिस आदमी के आप पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं वो ये है, मेरे साथ है, तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ अगर मैं कुछ बोलूं और वो पार्टी की अनुशासनहीनता है, तो ऐसे जो अपने एसएसपी हैं उनको फिर पार्टी का पदाधिकारी हैं अगर वो, तो मैंने अनुशासनहीनता की होगी। अगर मैं अपने बचाव में अपने परिवार के साथ कोई बात रख रहा हूं और वो अनुशासनहीनता है, तो ये विचार करने का प्रश्न है। और मुझे क्यों दायित्व मुक्त किया गया ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये शशांक रावत जी बता सकते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा क्या ऐसी अनुशासनहीनता पाई गई या मैंने क्या ऐसा गलत बोला। मुझसे एक दिन पहले बंशीधर भगत जी हल्द्वानी कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग में, अगर कोई आदमी 2 मिनट से ज्यादा भी मुख्य मार्ग अवरुद्ध करता है तो उसके खिलाफ
पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज करता है। बंशीधर भगत जी आधा पौन घंटा 1 घंटा वहां पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी रोड पर बैठे हैं। तो आखिर दोहरा मापदंड क्यों, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे दायित्व मुक्त क्यों किया गया है। ये तो खुद में अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भाई विपिन पांडे जी, आप बात बताइए, राजनीतिक आप इतने समय से कर रहे हैं और आप ही राजनीति का शिकार हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है हल्द्वानी में कि जो जिसके कंधे पे रख के पूरी राजनीति हल्द्वानी की चलती थी हिंदुत्व की, आज वही इसका शिकार हो गया। ये छोटी बात है क्या? देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि राजनीति में कभी भी कोई व्यक्ति, आप ये समझे कि मैं राजनीति कर रहा हूं तो अपने लिए होती है, और मेरे साथ जो राजनीति की गई है वो उन लोगों के द्वारा की गई है जिन लोगों के अपने पुत्र की लालसा कालाडूंगी विधानसभा में है, जिन लोगों की अपनी लालसाएं कालाडूंगी विधानसभा से हैं। तो मेरा ये मानना है कि मुझे तो शिकार इसलिए बनाया गया है कि उन्हें ये लगता है कि कहीं विपिन पांडे कल को 2027 नजदीक है, कालाडूंगी विधानसभा से दावेदार ना आ जाए, 2032 में कहीं दावेदार ना आ जाए। तो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए, जब वो आरोप ही निराधार हो गए, तो पार्टी द्वारा दायित्व मुक्त करना या शशांक रावत जी के द्वारा दायित्व मुक्त करना, ये सारी चीजें पूरी जनता, मतलब अगर मेरे क्षेत्र की बात आप करेंगे, मेरी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी वर्तमान समय में है, तो लोगों को इस बात का दुख है कि आखिर जो व्यक्ति इतना सक्रिय है उसकी सक्रियता को खत्म कैसे कर सकती है पार्टी। मतलब ये सभी लोगों का प्रश्न चिन्ह है। और जो लोग मेरे साथ पहले, हो सकता था मैंने 1-2 व्यक्ति ऐसे भी थे, मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूं कि जिन व्यक्तियों के द्वारा मेरे साथ कुछ गलत कृत्य किया गया और मेरे द्वारा तहरीर दी गई, उन लोगों ने फेसबुक मीडिया से इस बात का दुख व्यक्त करा। मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहूंगा, लोकेश नेगी हैं एक हल्द्वानी में, उनका और मेरा आपसी तकरार था। लेकिन उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया में लिखा कि मेरी इस व्यक्ति से रंजिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय के खिलाफ मैं विपिन पांडे के साथ। तो आखिर ये समझिए, जो मेरा विरोधी है उसे भी इस बात का दुख है कि विपिन पांडे के साथ अन्याय हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर हिंदुत्व के काम करने का बदला भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से मुझसे लिया है। नगर निगम के चुनाव हुए, सबने देखा कि हम क्या कर सकते थे और हमने क्या किया। क्षेत्र में कोई भी चुनाव है, कोई भी मुद्दा है, जो बात हिंदुत्व की हम उठाते आए हैं वो आगे भी पूरी तरह से उठाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं हैं या भारतीय जनता पार्टी से हमें दायित्व मुक्त हो गया है। तो हमारे द्वारा जो काम पहले किए जा रहे थे वो दोगुनी ऊर्जा के साथ काम होंगे आगे, क्योंकि कुछ चीजों पे हमें बैकफुट पे भी आना पड़ता था, कहीं ना कहीं सरकार की बातें भी सुननी पड़ती थी। अब वो निर्विवाद रूप से, बगैर किसी रूप से आगे हम पूरी मजबूती। आपने नगर निगम की बात करी, नगर निगम चुनाव में जिस भूमिका को आपने निभाया था उसका फल आपको अभी, जब आपको आवश्यकता थी पार्टी की, उन लोगों की जिनके लिए आपने रात दिन एक करा, आपके साथ पूरे पार्टी, जो आपकी पार्टी है राजनीतिक पार्टी, एक आदमी आपके साथ नहीं खड़ा था। देखिए हमारे वहां क्या है बड़े भाई, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वहां भारतीय जनता पार्टी का मतलब इस विधानसभा के अंदर, कालाडूंगी के अंदर बंशीधर भगत है। अगर हम बंशीधर भगत के साथ खड़े हैं तो पार्टी हमारे साथ खड़ी है, मेरा जो मानना है। अगर कोई पार्षद के व्यक्ति के एक बीच में, वो जो धरने पर बैठे थे, वो व्यक्ति अगर उनके साथ खड़ा है तो बंशीधर भगत जी उसके लिए धरने पर बैठ सकते हैं। पूरी पार्टी को दरकिनार करके भी वो धरने पर बैठे, सरकार हमारी, सब कुछ हमारा, एक विधायक धरने पर बैठा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कार्यकर्ता अगर एसएसपी के खिलाफ ये कहता है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा हुआ है, मेरे मुकदमे में और उन पार्षद के केस में, दोनों में धरती आसमान का अंतर था। दोनों की सीसीटीवी फुटेज जनता के पास थी, आप लोगों के पास है, जनता तय करे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन एक विधायक पूरी सरकार को दरकिनार करके धरने पर बैठा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक कार्यकर्ता अपने ऊपर दर्ज झूठे मुकदमे को लेकर एसएसपी के पास पूछने गए कि आखिर ऐसा क्या कारण था, जिस पर उन्होंने स्वीकार करा कि यह मुकदमा जल्दबाजी में हुआ है या मुकदमे में गलत तहरीर आई है तब मुकदमा हुआ है। कोई भी मुकदमा आप तहरीर देते हैं तो जांच होती है 8-8, 10-10 दिन, मेरे खिलाफ 2 घंटे में मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसी से यह साबित होता है कहीं ना कहीं इस मुकदमे में रंजिश थी, इस मुकदमे में द्वेष भावना थी, इस मुकदमे में विपिन पांडे को गिराने की साजिश। विपिन पांडे जी, बहुत सारे नेता, आप ही नहीं, तमाम ऐसे कई नेता इस देश में हैं जिनके ऊपर जब जब मुकदमे लगे तो बड़े नेता बने। आप एक मुकदमे से क्यों घबरा गए? देखिए, मैं मुकदमे से घबराने वाली बात नहीं है। देखो, मेरे ऊपर और भी मुकदमे चले, मैं कभी घबराया नहीं। देखिए, 2 तरह के मुकदमे होते हैं। जब राजनीतिक व्यक्ति होता है, उस पर राजनीति का मुकदमा होता है तो कभी नहीं घबराना चाहिए। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर गुंडा बनाने का मुकदमा, क्योंकि ये जो मुकदमा था ये दूसरे तरह का मुकदमा था कि एक व्यक्ति ने मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिया कि मेरे पीछे से इसने गाड़ी चढ़ाई, मेरे पीछे वाले का पैर तोड़ दिया और मुझे ये जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। 2 तरह के मुकदमा होते हैं। जो मुकदमा होता है राजनीतिक, मैं कभी नहीं घबराया, मेरे ऊपर और भी राजनीतिक मुकदमे हैं। लेकिन ये मुकदमा ऐसा था कि गांव के बगल में रहने वाले व्यक्ति से तहरीर दिलवाई गई,
और उस व्यक्ति से तहरीर थर्ड आदमी की दिलवाई गई कि उस व्यक्ति का पैर तोड़ा। जिस व्यक्ति के पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस पर गाड़ी चलाने की बात कर रहे हैं, पूरी गाड़ी का मेरे वो हुआ, सब टेस्ट उनने करे, जो भी चेक उनने करा, उसके बाद कहीं पे भी उसमें गाड़ी चढ़ाने की बात सामने नहीं आई, कहीं से भी उसके पैर तोड़ने की बात नहीं आई, कहीं से भी उसमें जो मेरे डेस्क कैम लगे हुए हैं गाड़ी में धमकी देने की बात नहीं आई। तो आखिर एक राजनीतिक व्यक्ति को गुंडा बनाने का काम चाहे पुलिस प्रशासन ने करा, चाहे व्यक्ति ने करा, अगर आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे कि विपिन पांडे की हरकत है, तो इसलिए उसका विरोध करना पड़ेगा। भाई विपिन पांडे, आप बड़े पद पर भी थे, प्रदेश मंत्री बड़ा पद होता है। जब आप अपनी पार्टी में अपनी आवाज नहीं रख सकते, अपने प्रति लड़ नहीं सकते, आप सेफ नहीं समझते अपने आप को, आपने आत्मदाह तक की धमकी दी, क्या आने वाला कार्यकर्ता इस पार्टी में सेफ है? फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कहीं भी अगर व्यक्ति अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के लोगों से उनको दिक्कत है, तो कार्यकर्ताओं को विचार करना पड़ेगा कि जहां आदमी अपने ऊपर दर्ज मुकदमे के खिलाफ कोतवाली नहीं जा सकता, एसएसपी के पास नहीं जा सकता या धरना नहीं दे सकता, वो भी झूठे मुकदमे के खिलाफ। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मेरे ऊपर मुकदमा मत लगाइए। मैंने उनसे हमेशा कहा कि आप ये जांच के बाद जो भी मेरे ऊपर धारा बनती आप मेरे ऊपर लगाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आपने बगैर जांच के 1.5-2 घंटे के अंदर किस राजनीतिक दबाव में मुकदमा लिखा, आपने किस द्वेषपूर्ण रवैये के तहत मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा। मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी थी, मैंने जिलाध्यक्ष जी प्रताप जी को अपने सारी बात बताई। जिलाध्यक्ष जी मुझे 3 दिन तक टहलाते रहे कि आजकल इसमें हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा शशांक रावत जी के द्वारा दायित्व मुक्त का आदेश आ जाता है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर विपिन पांडे का आप साथ नहीं दे सकते थे, आपने मेरा साथ कहीं नहीं दिया इस पूरे मुकदमे में, लेकिन जहां पे आपको लगा कि विपिन पांडे के साथ गलत हो रहा है, वहां पे आपको पहले तो खड़ा होना चाहिए था। लेकिन जब मैं खुद अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं, सारी बात पुलिस प्रशासन ने स्वीकार करी कि हाँ, इसमें 2 चीज नहीं हुई है, ना तो कोई धमकी दी गई है, ना किसी का पैर टूटा है, और ना कोई गाड़ी चढ़ाने का प्रयास हुआ है। तो इन सब चीजों के पुलिस के स्वीकार करने के बाद मेरे साथ दायित्व मुक्त की जो कार्रवाई की गई, मैं तो खुद आज तक नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। अगर उसे हिंदुत्व नाम से दिक्कत है तो हमसे कह देते कि हम हिंदुत्व का काम नहीं करते, आप हिंदुत्व का काम करने के लिए कांग्रेस में जाइए। आप हिंदुत्व की बातें करते हैं तो हिंदुत्व के काम करने वालों से दिक्कत क्यों? ये तो मैं खुद प्रश्न वाली स्थिति में हूं। भाई विपिन, आप पर एक इल्जाम लगता है, तमाम आपके पार्टी के लोग भी कई बार ये बात करते हैं कि भाई जब चुनाव आता है उस समय विपिन सक्रिय हो जाता है, और जब चुनाव चला जाता है तो वहां पर अपने सेटिंग गेटिंग कर करके जो है चुनाव के बाद बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों आपके ऊपर इल्जाम लगता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सन 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मैं तैयारी कर रहा था, और मेरे अलावा कोई भी वहां पे दावेदार उस समय वहां पर मौजूद नहीं था। तो मेरे द्वारा 2014 में जब टिकट मांगा गया, तो 2009 में लाखन सिंह निगलटिया जी मेरे बड़े भाई हैं, उनको पार्टी में लाए थे माननीय बंशीधर भगत जी, उससे पहले वो अन्य पार्टी में थे। तो 2014 में मैंने, उस समय भी हमसे सीनियर कमल नयन जोशी जी हुआ करते थे, तो हमारी आपस में बात हुई, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लड़ना है। तो मैंने पार्टी से विरोध करके निर्दलीय के रूप में 2014 का चुनाव लड़ा। 2014 का जब मैंने चुनाव लड़ा तो 6820 वोट मुझे मिले, 7349 वोट भाजपा को मिले, और 2-2,500 वोट कांग्रेस को मिले, 2-2,500 एक और कोई कैंडिडेट था उसको मिले। तो जनता ने मुझे स्वीकार किया, वो मेरी किस्मत थी कि मैं चुनाव हार गया। 2019 का जब चुनाव आया, अगर लोग ये कहते हैं कि विपिन पांडे सिर्फ चुनाव में आता है, तो 2019 के चुनाव में मैंने टिकट मांगा। 2019 के चुनाव में प्रमोद तोलिया जी भी टिकट मांग रहे थे और मैं भी टिकट मांग रहा था। 2019 के चुनाव में जब मैंने टिकट मांगा तो सारी चीज, मेरे जो जनता थी वो मेरे फेवर में थी, बहुत कुछ था। लेकिन पार्टी के द्वारा मुझसे कहा गया कि अगर आप जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार होते, या जिला पंचायत अध्यक्ष के लायक आप सारी चीजें कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हम आपकी पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार हैं। तो मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि जिला पंचायत अध्यक्ष में सोच नहीं सकता। तो पार्टी द्वारा ये कहा गया कि अगर हम इस सीट से जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं तय कर पाएंगे तो हम पूरे जिले में कहीं से भी जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना पाएंगे। तो मेरे द्वारा जो भी चीजें उस समय के जो लोग पार्टी के थे, चाहे प्रदीप बिष्ट जी हैं, चाहे बाकी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा जो मुझे सारी चीजें कही गई, बाकी चीज की गई, तो हमने भी, क्योंकि पार्टी में रह रहे हैं, पहले भी एक बार विरोध करके मैंने चुनाव लड़ा था, तो वो चीजें, उनकी बातें सुनकर मैंने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पार्टी ने उसका मुझे सम्मान भी दिया। पार्टी में प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा का दायित्व तो मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन मुझे दिया। अभी 2024 में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ, मैं जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहा था, लेकिन सीट महिला आई, तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी हल्द्वानी ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत
भी मेरी महिला थी। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरी क्षेत्र पंचायत जो लड़ रहे हैं 39, उसमें कहीं भी कोई भी सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी का या उनकी महिलाएं जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी महिलाएं, कोई भी ऐसा दावेदार क्षेत्र पंचायत सदस्य में दावेदार मुझे नहीं लगा, एक रवि कुरिया को छोड़ के, क्योंकि रवि थोड़ा बहुत भाजपा में एक्टिव रहता है। तो मेरे द्वारा जिला पंचायत छोड़ के क्षेत्र पंचायत में इसलिए गया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कल को ये ना कहे कि यार ये हर बार विरोध करता है या बाकी चीज करता है। तो मैंने अपनी पत्नी को क्षेत्र पंचायत सदस्य इसलिए लड़ाया कि मैं हल्द्वानी ब्लॉक में अपनी दावेदारी या पत्नी की दावेदारी मजबूत कर सकूंगा। तो उन सारे घटनाक्रम में मेरी पत्नी इस पूरे प्रदेश में भी अगर हम कहेंगे तो सबसे अत्यधिक मतों से जीतकर क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी। लगभग 1000 प्लस वोटों से हम क्षेत्र पंचायत सदस्य जीते। उसके बाद घटनाक्रम शुरू हुआ, 2 दावेदार सामने आए, रवि कुरिया जी और मेरी पत्नी, रवि कुरिया की पत्नी और मेरी पत्नी। उनने भी तैयारी करी, मैंने भी करी। मेरे पास प्रभारी जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई आपको संख्या दिखानी है। मैंने 23 मेंबर उनको दिखा दिए। तो उसके बाद मुझसे कहा गया कि आपको सर्टिफिकेट दिखाने का। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये 2-3 दिन में सर्टिफिकेट ले आएंगे। तो जो वहां पे जितने भी लोग आए थे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पूरी साजिश के तहत आए हुए लोग थे। तो वहां से जो लोग मेरे साथ थे वो कहीं ना कहीं इनने रात में, क्योंकि रवि का गेम बन नहीं रहा था, तो इनके द्वारा 1-2 मेंबर और तैयार किए गए कि वो विपिन पांडे के अलावा कोई भी चलेगा। तो वो भी मुकर गए। तो इनने लास्ट में गौड़ फैमिली से तैयार करा और वहां तैयार करके मुझे लगता है कि 18 या 19 सर्टिफिकेट उनसे ले लिए गए। जब उनसे सर्टिफिकेट ले लिए गए तो इनका फोन आया कि भाई उसके तो 22 हो गए हैं और आपके सर्टिफिकेट अभी तक आए नहीं है। मैंने कहा 22 कैसे हो जाएंगे? बोले आपके आए नहीं है, हम रिपोर्ट भेज रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब 20 तो मेरे पास है, लोग 39 मेंबर हैं, तो 20 और 22 42 तो है नहीं मेंबर। तो बोले आपके पास कितने हैं? मैंने कहा जब 22 उसके कह रहे हो तो मेरे पास 17 होने चाहिए थे। सही बात। तो मैंने कहा 19 सर्टिफिकेट है, 20वां सर्टिफिकेट घर में है, मैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा दूंगा। तो बोले आप लेके आइए। मैंने कहा आप झूठ क्यों बोल रहे थे? तो मैं वहां गया, मेरे पास आज भी वो वीडियो रिकॉर्ड है। 19 सर्टिफिकेट लेके मैं गया था और 20वां जो व्यक्ति था वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और बहुत बड़े परिवार से हैं। उन्होंने कहा विपिन मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी सारी चीजें आपको जहां कहना होगा मैं कह दूंगा। तो 20 लोगों का समर्थन मैंने उनको दिखा दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ठीक है, 19 उनके थे, 20 आपके हो गए, तो हम टिकट कर देंगे घोषित। हमने कहा ठीक है वैसे। उसके 2 दिन टिकट घोषित नहीं हुआ। उसके बाद एक हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे 2 मेंबरों को, क्योंकि जो चीज चलती है उन चीजों में ज्यादा लालच देके उनको 2 मेंबरों को वो ले गए। और 2 मेंबर ले जाने के बाद मेरे 18 मेंबर हो गए और उनके 20 हो गए, 21 हो गए। तो फिर एक मेंबर हम उनका भी तोड़ के लाए। तो 19-20 के घटनाक्रम मिला करके 19-20 के घटनाक्रम के बाद भी हमारे एक मेंबर कम होते, उन्होंने उसको टिकट दे दिया तुरंत। तो आप ये समझिए जनता जो कहती है और हम जो करते हैं या देखते हैं, उन दोनों चीजों में, क्योंकि आपका प्रश्न ये था कि आप पे आरोप लगते हैं, तो उन दोनों चीजों में अंतर बहुत है। क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इन पूरे मतलब अगर आप 2010 से मेरे राजनीति के जीवन के बारे में या सामाजिक जीवन के बारे में आप पता करेंगे लोगों से, क्योंकि जनता का तो क्या है, जो हमारा विरोधी है उसने तरह तरह के आरोप हमारे ऊपर लगाने हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी समस्या में अगर 24/7 विपिन पांडे नहीं खड़ा रहा या 24/7 जब रात के 12 बजे भी अगर किसी ने मुझे बुलाया होगा तो मेरा फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, मेरा फोन हमेशा ऑन रहता है। तो मैंने उसकी समस्या के समाधान को हमेशा प्रयास किया होगा। मैं कर तो सब समस्या का समाधान नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी छड़ी नहीं है या मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो ताकत जनता ने मुझे अभी दी है। क्षेत्र पंचायत में मुझे ताकत दी है, उस क्षेत्र पंचायत में मैं बगैर ब्लॉक प्रमुख बने भी उस क्षेत्र पंचायत को आने वाले 5 साल में एक आदर्श क्षेत्र पंचायत बना के दिखाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता ने मुझ पर विश्वास करा है और जनता ने ऐतिहासिक मतों से हमें जिताया है। बाकी लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, दोनों में अंतर बहुत है। भाई विपिन, आप एक जख्मी शेर हैं इस समय एक तरीके से, क्योंकि पार्टी ने अपने जो है आपके ऊपर से हाथ हटा दिया है। अब बात करते हैं हम 2027 की। आप 2027 में क्या पूरी ताकत से फिर विधायकी दावेदारी करेंगे या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि है। जनता जनार्दन जो उनके वास्तविक मुद्दे, जैसे मुझे लगता है कि हमारी कालाडूंगी विधानसभा आज भी अगर मुद्दों की बात करें, हमें चौसला बसानी जाना हो या फतेहपुर अंदर गांव जाना हो, तो आज भी बरसात में 3-3, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रुक के जाती है। कोटा बाग में कई पुल ऐसे हैं जहां जनता, परसों भी एक लड़का, 3 लड़के बह गए थे और एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी। तो हमारी जनता आज भी बिजली पानी सड़क से बाहर नहीं निकल पाई। सिर्फ निमंत्रण में खाना खाने से
निमंत्रण में जाने से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आज भी अगर नैनीताल रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बेलपड़ाव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गैबुआ में कोई एक्सीडेंट होता है, आज भी लोगों को हल्द्वानी लाना पड़ता है। कालाढूंगी में एक अच्छे हॉस्पिटल की बहुत कमी है, बच्चों को खेलकूद के लिए एक अच्छे स्टेडियम की बहुत कमी है। आखिर इन जो जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों में इन 15 सालों में, मैं वैसे तो बंशीधर भगत जी का जो राजनीतिक जीवन है वो लगभग 30-35 साल का है, लेकिन अगर कालाढूंगी को हम ऐड करें, क्योंकि लामाचौड़ से इधर का जो क्षेत्र है वो पहले भी बंशीधर भगत जी के पास था, लेकिन लामाचौड़ से जो आगे का क्षेत्र है वो क्षेत्र 15 साल लगभग 2027 में हो जाते हैं। इन 15 सालों में जनता की किन मांगों पर कितनी कार्रवाई हुई? आपने बहुत अच्छी बात करी कालाढूंगी विधानसभा की। आप अब पद पे नहीं है, आप जब पद पर थे, बड़े पद पर थे, आपने उस समय कालाढूंगी में ना तो किसी आपने मंडी की बात उठाई, कालाढूंगी में ना रोडवेज की, आज तक रोडवेज स्टेशन नहीं बन पाया कालाढूंगी में, ना कोई एजुकेशन हब बन पाया, ना कोई चिकित्सा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हो पाया। तब आपने अपनी पार्टी में रहकर क्यों नहीं आवाज उठाई? आप तो उस समय पदाधिकारी थे। मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे आज भी ध्यान है, आदरणीय गजराज सिंह बिष्ट जी के उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय कृषि मंत्री हुआ करते थे, मैं और गजराज जी दोनों जने साथ थे। तो हम जब कालाढूंगी में मंडी की बात उठाई, गजराज जी ने उठाई, तो उस समय माननीय बंशीधर भगत जी के द्वारा ये तक कह दिया गया कि बगैर मेरी परमिशन के आप विधानसभा में आए कैसे, आप बगैर मेरी परमिशन के इस क्षेत्र में विकास कार्य की घोषणा कैसे कर सकते हैं। तो आप ये समझिए, मैं तो एक तुच्छ कार्यकर्ता हूं, छोटा सा कार्यकर्ता हूं। जब गजराज सिंह बिष्ट जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के जिले के महामंत्री रहे, तो इस विधानसभा में मैंने पहले भी एक बात आपको बोली, इस विधानसभा में पार्टी का मतलब, इस विधानसभा में संगठन का मतलब, इस विधानसभा में हर चीज का मतलब सिर्फ बंशीधर भगत है। उनसे आगे अगर कोई व्यक्ति कोई भी चीज करेगा, अगर उनकी सहमति से कर रहा है तो वो कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, अगर उनका कार्यकर्ता है तो वो सब कुछ अच्छा है। लेकिन जहां पर बात उनके बगैर विश्वास में लिए काम करने की है, तो विधायक के अलावा वहां कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्थिति मैंने एक बार नहीं, कई बार, क्योंकि कालाढूंगी में स्टेडियम के शिलान्यास में भी जितना बवाल हुआ, आज भी वो वैसे ही पड़ा हुआ है। आखिर मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि इन विकास के मुद्दों को लेकर जो भी बात करनी होगी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो जब तक बंशीधर भगत जी हैं, बंशीधर भगत के अलावा कोई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा करेगा तो उन्हें करने नहीं देना है, स्वयं उन्हें करना नहीं है, स्वयं बाकी चीजों से चल ही रहा है, घर जाके दाल भात खाने से। तो अभी आप 27 में उन्हीं से पूछ के दावेदारी करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूछ के करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य से मुझे वर्तमान समय में कोई नहीं निकाला है। इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि उसके लिए मुझसे कारण बताओ नोटिस और बाकी चीजें पूछनी जानी चाहिए थी, होना तो दायित्व मुक्त में भी चाहिए था, लेकिन क्या उनका निर्णय रहा या क्या रहा। भारतीय जनता पार्टी में अगर मैं होता, मैं भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई दावेदारी नहीं है। मैं निर्दलीय रूप में 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर जनता, क्योंकि जनता जनार्दन का जो प्यार मुझे मिल रहा है, अगर मेरी फेसबुक प्रोफाइल भी खोलकर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति की एक इच्छा है कि विपिन पांडे को 2027 में आना चाहिए। तो उन इच्छा के अनुरूप अगर लोगों का साथ मुझे मिला, अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि 1.5 साल का समय अभी हमारे पास है, और जनता उस चीजों को कैसे आगे क्या करती है, क्योंकि जनता जनार्दन के आशीर्वाद के बिना ना बंशीधर भगत जी कुछ है, ना विपिन पांडे कुछ है। विपिन पांडे अकेले में कुछ नहीं है, बंशीधर भगत जी अकेले में कुछ नहीं है। या तो पार्टी मायने रखती है या जनता। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ मोदी जी के भरोसे, सिर्फ योगी जी के भरोसे आने वाली नैया पार नहीं लगनी है, क्योंकि क्षेत्र का युवा जाग रहा है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ देख रहा हूँ, चाहे वो अवैध खनन का मामला हो कालाढूंगी क्षेत्र में, चाहे सरकारी जमीन पर एक मेरे द्वारा शिकायत करी गई थी कि लगभग 17 बीघा सरकारी भूमि पे कॉलोनी इनके ही करीबी लोगों द्वारा काटी गई। चौसला जैसी जगह में अवैध, मतलब ये समझ के चलिए कि लगभग 150 बीघा जो सरकारी जमीन है वो घेरी गई लोगों के द्वारा है। उसमें कई जमीनें ऐसी हैं जो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से वर्ग 4 से वर्ग 1 हो गई हैं, 229 बी के तहत हुई या जिन भी मुद्दों पे हुई। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जो अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कालाढूंगी विधानसभा में कार्य किए गए हैं, और जो बाकी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी स्थिति आज भी वही है जो आज से 15 साल पहले थी। विपिन पांडे जी, आप बहुत लंबा टाइम आपने हिंदुत्व की जो लड़ाई लड़ी और अभी भी आप उसको आगे बढ़ा ही रहे हैं। एक बात निकल के आती है, क्या मुसलमान होना गुनाह है? क्या सारी चीजों को लेकर के आप हिंदू और मुस्लिम की राजनीति का काम करते हैं और आपको एक तरफा जो आप इल्जाम लगते हैं? क्योंकि आज की डेट की बात करें, हम डेमोक्रेसी की बात करें, भाई इसमें पीछे सरकार स्वयं तो जिम्मेदार है। इसमें हम उनको मुस्लिम समुदाय को क्यों दोषी मानते हैं? भाई दोषी तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होती है सरकार, तो आप क्यों उन पर हमेशा से टारगेट करके काम करते हैं? तो चीज आपकी बात है, दो है। एक तो आपकी बात है डेमोग्राफी चेंज की,
उसमें सरकारी अधिकारी जिम्मेदारी है, मैं पहले से भी कहते आया। दूसरा आपकी बात है कि उनको टारगेट करने की, मैं पूरे मुस्लिम समाज की बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं उनको टारगेट तो हम करेंगे। मतलब आप ये समझिए कि पूरा मुस्लिम समाज गलत है, ये तो मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन मुस्लिम समाज के बहुत से ऐसे लोग जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर कर, कल भी एक मामला आया था, परसों भी मामले थे, आप ये समझिए कि लव जिहाद, आप वहां की घटना देखिए ना कि रामनगर की, मतलब जो केरला स्टोरी बनाई गई थी, जो पिक्चर आप लोगों ने देखी, सबने देखी, उसी की तर्ज पर कई जगह घटनाएं होती हैं। मुस्लिम महिलाएं, क्या आपने कभी ऐसा सुना कि हिंदू लड़के एकजुट होकर, हिंदू लड़कियां एकजुट होकर किसी मुसलमान लड़की को हमारे कब्जे में ले आई और हमारे हिंदू आदमी से शादी करा दी? ठीक है, कहीं पे ऐसा होता है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो वहां अपनी रजामंदी से जाती हैं, लेकिन एक 13 साल की बच्ची, एक 6 साल की बच्ची, एक 8 साल की बच्ची, एक 10 साल की बच्ची, एक 15 साल की बच्ची, उन बच्चियों को अभी अपना पूरी तरह से ज्ञान भी नहीं हुआ होता है, और वो लोग उनको अपने पूरी तरह से चंगुल में लेकर फंसा लेते हैं। हमारे कमलवा गाजा में कई घटनाएं हुई, कटघरिया में हुई, फतेहपुर में हुई, चौसला में हुई। इन सारी घटनाक्रम में जिन लोगों का हस्तक्षेप था, वो लोग अधिकतर बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे, जो लोग लामा चौड़ क्षेत्र में, फतेहपुर क्षेत्र में, कमलवा गाजा क्षेत्र में दुकान खोली है, उनने बार्बर की दुकान खोली है, उनने पंचर की दुकान खोली है, उनने लोहे के काम करने की, और उनका टारगेट हिंदू लड़कियां थी, अपने आसपास के रहने वाली लड़कियां थी जहां पर दुकान उनने खोली है। तो ऐसी घटनाओं से एक पूरे समाज में अगर कोई रोष उत्पन्न होता है तो वो रोष, देखिए, गलत करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, गलत जो भी करता है उसको सजा मिलना जाहिर सी बात है, कानून की जिम्मेदारी। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप हिंदू को सजा मत दीजिए, अगर हिंदू आदमी गलत कर रहा तो हम कहते हैं कि हिंदू को भी सजा मिले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर बार मुसलमान का नाम क्यों आ रहा है? ठीक है, दूसरी बात आपने बोली कि क्षेत्र में जो आपने बात उठाई थी कि दूसरा मुद्दा आपने उठाया था जो अपना डेमोग्राफी चेंज को लेके। डेमोग्राफी चेंज में आप एक बात समझिए, चौसला में डेमोग्राफी चेंज का हमने मामला उठाया, चौसला वाला जो विषय था, आप एक बात समझिएगा कि वहां जो जमीनें खरीदी गई है, उस जमीन को खरीदने का अभिप्राय क्या है, सबसे बड़ा सवाल यह है। उसका अभिप्राय इसलिए पूछ रहा हूं कि 40x5 का 5 का फ्रंट है, 40 की गहराई है, 50 की गहराई है, 6 का फ्रंट है, और 50 की गहराई है, 5 का, 4 का, 3 का फ्रंट है, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट जो जमीनें खरीदी गई, उसका अभिप्राय क्या है, सिर्फ इतना समझना हम चाह रहे थे। उस अभिप्राय का बिल्कुल आपकी बात को ही आगे दोहराते हैं, जब ये रजिस्ट्री होती है या स्टाम्प लिखे जाते हैं, वो जाहिर सी बात है तहसील में ही होते होंगे, उस समय अधिकारी क्या कर रहे थे? मैं कह रहा हूं अधिकारी की कमजोर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं आपकी। मान लो सबसे पहले अभिप्राय क्या है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीदता है तो उसको जहां पे वो रहना चाहता है, जहां पे वो मकान बना के ही तो रहेगा। 5 फीट की जगह में अगर 9 इंच की दीवार बना देगा, 3 फीट की जगह में वो छिर भी नहीं पाएगा। तो आप ये समझिए उनका जो मकसद था, जो जमीन खरीदने का मकसद था, क्योंकि इसमें एक पूरा तंत्र मिला हुआ था, उसमें पटवारी सस्पेंड हुई, अगर आपको ध्यान होगा, पटवारी सस्पेंड हुई। उस समय का वहां पे प्रधान जो थे वो मुस्लिम वर्ग के ही प्रधान थे जिस समय जमीन कॉलोनी काटी गई, और वहां के सभी लोगों के एकजुट होने के बाद लगभग जितनी भी 18, 20 बीघा, 25 बीघा में जमीन खरीदी गई, बेची गई, वहां 19 परिवार हिंदुओं के हैं। 19 परिवार के बाद लगभग 100 परिवार मुसलमानों ने वहां जमीन खरीदी है। आप इस बात को समझिए कि वो कितनी तैयारी के साथ वहां पे आए होंगे, और उसमें से 13 लोग जमीन 500 वर्ग फीट से कम खरीदी है। और उसके बाद जो जमीन खरीदी गई है वो सब लोग कोई भी उत्तराखंड मूल का निवासी नहीं है, वो सारे लोग वर्ग गांव में जो हमारे विशेष श्रेणी के भूमिधर होते हैं, उस विशेष श्रेणी के भूमिधर हैं। उनके सब गाजियाबाद, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, इटावा, बाहर के लोग यहाँ आके जमीन खरीद रहे हैं। और जो चौसला जैसा गांव है वो काफी इंटीरियर में गांव बसा हुआ है, तो वहां कोई भी व्यवसाय का ऐसा उपयोग नहीं हो सकता, या कोई भी व्यवसायिक गतिविधि ऐसी नहीं हो सकती जिसके लिए वो वहां पे जमीन खरीदे हो। तो उनका जो मकसद था, उसके चारों ओर जंगल है, उसके चारों ओर लगभग, मैंने जो जमीन इनको निकाल के दी थी अपनी मेहनत से, वो लगभग 150 से 200 बीघा मेरे को अनुमान था कि सरकारी जमीन वहां पर है। उस सरकारी जमीन के चक्कर में वो लोग वहां पर आए थे, उनने 200 फीट जमीन खरीदी और 500 फीट उनने घेरी, 700-800 फीट में मकान बन जाता है उनका। उनका जो मकसद था वो ये था कि हम सरकारी जमीन पर, जैसे वनबुलपुरा बसाया है वैसे ही चौसला में एक कॉलोनी विकसित करके, कॉलोनी बसाकर हम वहां पे रहेंगे। क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि चौसला में कोई भी व्यवसायिक गतिविधि अभी आने वाले 10 सालों में होने वाली है ऐसी कि जिसके लिए वो वहां चले गए, कोई ऐसी बाजार बन रही हो, कोई ऐसा काम हो रहा हो। उनका काम सिर्फ सरकारी भूमि पर कब्जा करना, सरकारी जो अपने वो है सरकारी तंत्र के साथ। क्योंकि अगर एक पटवारी भी
मुझे आज भी याद है वो पटवारी सस्पेंड ही होंगी या जो भी होंगी, उस पटवारी के द्वारा कई फतेहपुर में भी जो पट्टे वितरित किए गए, पट्टे आवंटित हुए लोगों को, उसमें भी उस पटवारी की भूमिका संदिग्ध थी। 14 में से 3 या 4 पट्टे उसने मुस्लिम वर्ग के लोगों को दिए। तो ऐसे लोग जो समाज में बैठे हुए हैं, इसी से आदमी को एक घृणा की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि समाज पूरा कोई गलत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती उसकी भी होगी, लेकिन मुस्लिम समाज पूरा गलत है नहीं कह सकते। लेकिन आप एक बात समझिए, जो लोग वहां जाकर चौसला में जाकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की बात कर रहे हो, पटवारी उसमें संलिप्त हो, प्रधान संलिप्त हो या बाकी लोग संलिप्त हो, उन आदमियों की मानसिकता क्या होगी कि 19 परिवार हिंदुओं के हैं, 100 परिवार क्या कहते हैं मुसलमानों के हो जाएंगे, तो कल को वो क्या करेंगे उन परिवारों के साथ? क्या वो 19 परिवार चौसला में टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। हमारा बहुत उदाहरण है, बरेली रोड का जोशी है, गौला पार की कॉलोनियां हैं, ये सारी कॉलोनियों में जैसे ही मुसलमान अगर 19 से 20 हो गए, वैसे ही लोग दूसरा भाई विपिन जी, आप इस समय जो है नशे को लेकर के काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है जो काम प्रशासन को एक्टिवली करना चाहिए, आप बता रहे हैं कि यहाँ नशा बिकता है, आप बता रहे हैं यहाँ शराब बिकती है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये प्रशासन की कितनी लापरवाही है इसमें? देखिए, प्रशासन पूरी तरह मिला हुआ है उन लोगों से, खुला आरोप प्रशासन के ऊपर है। मेरे पास सारी सीसीटीवी जो हम वीडियो फुटेज हम बना रहे हैं आजकल, उसमें मेरे पास स्मैक बिकने से लेकर, शराब बिकने से लेकर, चरस बिकने से लेकर सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल हैं। और जरूरत पड़ने पे बहुत जल्द साक्ष्यों के साथ में बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। मुकानी थाने के अंतर्गत जो हमारा शिक्षा नगर होता है, लामा चौड़ जिसको शिक्षा नगर कहा जाता है, वहां स्मैक, चरस और शराब तीनों का काला कारोबार चल रहा है और उसमें मुखानी थानाध्यक्ष की खुली संलिप्तता है, जिसके लिए मैं खुलेआम कहना चाहता हूं। क्योंकि कल भी मेरे द्वारा सीओ महोदय को भी फोन किया गया था। लामा चौड़ में एक लड़का टेम्पू में क्या कहते हैं बैठ के स्मैक का बेच रहा था, तो लेकिन सीओ साहब के द्वारा मेरा फोन नहीं उठाया गया। 3 बार मैंने उनको फोन करा और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, क्योंकि थानाध्यक्ष तो हमसे द्वेष भावना रखते हैं। उनको अगर मैं फोन करके बताता भी तो क्या पता वो क्या ना करते। तो सीओ सर को भी मैंने फोन किया, उनका फोन आया नहीं। तो मेरे द्वारा क्षेत्र में जो भी अवैध नशे के लोग काम कर रहे हैं, उनकी खुली लिस्ट कोई मुझसे पूछ ले, मैं बाई नेम लेकर बताने के, सारी बुराई लेके मैं बाई नेम दे सकता हूं कि ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस, आपको जान मान का डर नहीं लगता है? देखिए, जो चीज प्रभु ने लिखी हुई है वो चीज उसी समय पर होनी है, इसलिए होनी है। तो डर और बाकी चीजें, सारी चीजें समय पे छोड़ दी। लेकिन जो चीज हमारे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आपको मैं बड़ी मतलब गहरी बात बताने वाला हूँ। मेरे पास एक महिला का फोन आया जब मैं इस आंदोलन में मैंने पोस्ट डाली। उन्होंने कहा, बेटा अगर ये आंदोलन विपिन तुम 2 साल पहले कर देते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। आप गहनता से सोचिएगा। नशा तो खैर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमेंट अभी भी मेरे उसमें कमलवा गाजे की एक लड़की का है, वो मैरिड है, कि विपिन भैया अगर आपने ये आंदोलन 6 महीने पहले किया होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता। बच्ची नगर में एक सगे भाई ने स्मैक के नशे में 500 रुपए मांगने के चक्कर से अपने भाई को कुल्हाड़ी से काट दिया। बताओ। तो आप ये समझिए, पुलिस प्रशासन अपने कुछ लालच में, चाहे शराब का हो, क्योंकि जो शराब है ना, शराब वहां जहरीली शराब मिलती है पॉली वाली। जब मैंने शिकायत करी तो 250 पैकेट इन्हें जहरीली शराब के ड्रम में नीचे से निकले, ड्रम में निकले थे, और वो दोनों अपराधियों को भगा दिया गया। अगर विपिन पांडे शिकायत करता है तो तुम्हारी शिकायत आ रही है, आपने 5 दिन काम रोक देना है। आज हम शिकायत कर रहे हैं, जब प्रमोद पाठक ऐसो हुआ करते थे, मुझे इसका क्या इलाज मानते हैं? चलिए, ये तो इलाज क्या इलाज है? मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ समय और हम पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं। अगर हमें लगेगा पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो हम अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी उठाकर अपने हिसाब से काम करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम पुलिस प्रशासन को लिखित रूप से, मौखिक रूप से, और एक और बार अंतिम, जैसे योगी जी ने युवा वाहिनी बनाई थी, क्या विपिन पांडे भी अपने एक युवा वाहिनी बनाने की ओर अग्रसर है? मैंने आपसे पहले भी कहा, जो जनता तैयार करेगी, जो जनता करेगी, अगर जनता को हमारी बात समझ में आ रही है कि विपिन पांडे जनता के लिए खड़ा है, तो जनता जो तय करेगी वही होगा। अगर प्रभु राम ने, गोलजू भगवान ने कोई चीज लिखी है, उसे नीचे वाला कोई नहीं काट सकता। अगर उन्होंने लिखा है कि ऐसा होना है, ना पार्टी काट सकती है, ना बाकी चीज काट सकती है। विपिन भाई, एक बात पूछनी है, आपका अभी बहुत ज्यादा एज तो नहीं हुई है, लेकिन इस जो यात्रा में, जीवन जो यात्रा रही है आपकी, बड़े उतार चढ़ाव आपने देखे। हम बहुत लोग जानते हैं आपके जीवन के उतार चढ़ाव को। इस जर्नी के कोई यादगार पल बताइए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी में आपने शिद्दत से एक पागलपन की हद तक आपने काम करा, और आज आप उसमें नहीं है। क्योंकि जब आदमी किसी इमोशन से जुड़ा होता है तो उसमें भूल जाता है मैं कि कितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये जो पीड़ा आप में कहीं ना कहीं अंदर होगी, ऐसा तो नहीं है। तो उस वाकया जो इतने उम्र दौरान रहा है, लगभग 15-20 साल से आप सभी देखते हैं,
तो वो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे उस विपिन देखिए, भाई की कहानी, उनकी जुबानी। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज भूल गए, हाँ, क्योंकि मैं इस दायित्व मुक्त के बाद हाँ, मैं एक चीज सिर्फ यही भूलना चाह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था और क्यों था। तो मैं उस बात को अब भूलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि जिस व्यक्ति ने 18 साल में भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहा हूँ, मतलब अगर आप वैसे पूछेंगे तो इस 18 साल में मैंने राधा मोहन सिंह जी हमारे कृषि मंत्री भी रहे, राष्ट्रीय सदस्यता प्रमुख वो थे, उनके उसमें मैंने लगभग 900 लड़कों की ज्वाइनिंग, और कोई भी लड़का 25 साल से बड़ा नहीं। बहुत बड़ी बात। वो कार्यक्रम ऐतिहासिक था, मिराज बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम था, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत जी उसमें आए थे, विनोद कंडारी जी उसमें आए थे, और सभी भाजपा के लोग उसमें थे, और जनप्रतिनिधियों ने भी उसमें वो करा। उसके बाद लेकिन मेरा ये मानना है कि इतने सब करने के बाद भी, क्योंकि कोई भी लड़का 25 साल से बड़ा नहीं था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, सारे नए लड़कों की लगभग 867 लड़कों ने पार्टी ज्वाइन करी थी, भारतीय जनता पार्टी। सन 2012 की बात बता रहा हूं, उस समय मेरी एज 24 साल थी स्वयं की, 88 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और उस समय मेरी 24 साल की एज थी, और मैंने उस एज में 25 साल से छोटे लगभग 900 लोगों की ज्वाइनिंग कराई थी। यही जो आज ब्लॉक प्रमुख बने हैं हल्द्वानी की, जिनकी पत्नी बनी है, इनकी ज्वाइनिंग भी भारतीय जनता पार्टी में मैंने ही करवाई थी, आदरणीय बंशीधर भगत जी से कह के। तो आप ये समझिए 2 साल में एक आदमी को सिर्फ विपिन पांडे रोको अभियान के तहत, कि विपिन पांडे आगे नहीं आना चाहिए। आखिर इस बात को जनता तो समझ रही है, देखिए आप, मैं चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूं, जनता की तो समझ में आ रहा है कि विपिन पांडे को रोकने के लिए सारी चीजें हो रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में 18 साल 20 साल अगर कोई आदमी काम कर रहा है तो कम से कम उससे एक बार पूछना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था कि आपकी ये गलती है। किसी भी व्यक्ति ने बात करना जरूरी नहीं समझा और सीधे दायित्व मुक्त की कार्रवाई कर दी। तो मैं उसको याद करके, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो हमें उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब पुरानी बातें जो बीत गई उस बात को भूल जाना चाहिए। राजनीतिक में कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं होता, ऐसा बोला जाता है। एक बात और जानना चाहेंगे, वर्तमान में जो उत्तराखंड की राजनीति, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हल्द्वानी को लेकर के ही नहीं गए। नशा मुक्त तो भाई सबसे बड़ा इस समय कहें तो अपराध बना हुआ है, और घर घर में नशा जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, पूरे उत्तराखंड की राजनीति लोग कि आप एक जो है सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या संदेश देते हैं आप? देखिए, आपने पहले बोला कि कोई भी मित्र और शत्रु वाली बात कही, पहले मैं उस पर आता हूं, क्योंकि अब इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद मेरी नजर में अगर एक विधानसभा में 2 नेता रहते हैं, चाहे वो आपका कितना भी खास हो, वो कभी भी आपका वेल विशर नहीं हो सकता, आपका चाहने वाला नहीं हो सकता, उसे हमेशा आप अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में देख सकते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि जिन लोगों का मैंने तन मन और धन से साथ दिया और बहुत सी चीजें, मतलब मैं इस हद तक उनके साथ था कि अगर मुझे कुछ गलत भी करना पड़ता तो मैं उनके साथ रहता। उस आदमी ने भी तक आज तक कभी फोन करके नहीं पूछा कि विपिन भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आदमी आपको बड़ा भाई कह रहे हैं, जिसको आप बड़ा भाई कह रहे हैं, जिसको आप वेलविशर मान रहे हैं, जिसको आप चाहने वाला मान रहे हैं, जिसको आप बड़ा भाई कह रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन राजनीति में 2 राजनीतिक व्यक्ति कभी भी आपके चाहने वाले नहीं हो सकते, ये मेरा अपना मानना है। मैंने जितनी राजनीति इस समय तक देखी 20 साल में, उसमें यही देखा कि आप जिसके लिए कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो आपके लिए करेगा। दूसरी बात, इस पूरे प्रदेश में नशे को लेकर मैं तो अपने छोटे से क्षेत्र की बात बता रहा हूं कि अगर आप 5 साल का भी इतिहास उठाओगे तो कम से कम 20 साल 22 साल 25 साल के कई लड़के इस नशे से देहांत हो गया है, एक्सपायर हो गए हैं, और उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है, क्योंकि अभी हमारे वहां किसी का 1 बेटा है, किसी की 2 बेटे हैं, यही स्थिति है, और कई परिवारों के घर के चिराग खत्म हो गए हैं इस नशे से। तो नशा तो हमारी पहली प्रायोरिटी है, पार्टी सेकेंडरी प्रायोरिटी है, लेकिन नशे के लिए हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मैक का प्रचलन बढ़ चुका है, लड़के लड़कियां दोनों नशे की गिरफ्त में हैं, तो मैं यही नहीं कहूंगा कि सिर्फ लड़के ही हैं, लड़कियां भी नशे की गिरफ्त में हैं। इसकी जिम्मेदारी किसे देते हैं आप? देखिए, हमारे परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं, माता पिताओं की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि हमारी बेटी हमारा बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहा है। हम हर चीज चेक करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनके भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा स्कूल उनको दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि आज मेरी 38 साल की एज हो गई,
मैंने कभी भी किसी भी मतलब एक सिगरेट बीड़ी तो छोड़िए, एक गुटखे के रूप में भी कोई नशे का प्रयोग मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया। बियर क्या होती है, शराब क्या होती है तो दूर की बात है। तो मेरा युवाओं से सिर्फ यही आह्वान है कि हमारे माता पिता जिन लोगों ने हमें बड़े लाड़ प्यार से पाला है, बड़ा किया है, आज हम उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ, क्योंकि उनने हमसे बहुत अपेक्षाएं रखी हैं। अपेक्षा ये रखी है कि मेरा बेटा कल को ऐसा बनेगा, कल को वो करेगा, कल को अच्छा कलेक्टर बनेगा, डीएम बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, कुछ भी बनेगा। तो हमें जो जिम्मेदारी हमारे परिवार ने हमारे लिए सोची है, हम उसको नशे के रूप में अपनी जिंदगी बर्बाद करके अपने परिवार को, क्योंकि लड़का तो चले गया लेकिन जिंदगी भर का जो दुख है वो उस माता पिता को मिलता है, मेरा मानना है। तो नशे का सेवन से जितना भी ज्यादा बच सके, क्योंकि अपने परिवार के लिए, अपने लिए, क्योंकि बाकी ना कोई पार्टी ना बाकी चीजें, अपने चीजों से नशे से बचाव करते हुए अपने लोग खड़े होने चाहिए, और नशे को ना, जिंदगी को हाँ। यही मेरा मानना है। अगर हम नशे से सेफ हैं तो हम बहुत सी चीजों से सेफ हैं, क्योंकि अधिकतर अपराध नशे में हो रहे हैं। चलिए, आज विपिन पांडे जी से, जो एक हल्द्वानी में, पूरे उत्तराखंड में एक हिंदुत्व का चेहरे के रूप में उभर के आए थे, आज जो है अपनी एक अलग से अपने विजन पे काम कर रहे हैं, अपनी एक अलग से सेना बना करके अपने आने वाले टाइम का जो इनका ड्रीम है। और क्योंकि लड़ाई तो अब असली में अब शुरू होती है और यही असली परीक्षा होती है। उतार चढ़ाव तो राजनीतिक में आते रहते हैं, अब असली जो बारी है, क्योंकि एक जख्मी शेर के रूप में, क्योंकि आपने जो है बहुत लंबा टाइम इस पार्टी को दिया है और आपका कहना है कि अभी जो है पिक्चर बाकी है। तो ऐसे ही तमाम जो है हम आपकी गूंज पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम उन शख्सियत को इस मंच पे लाते हैं जो समाज में अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, और ऐसे ही नए नए हम हस्तियों को फिर से पुनः इस मंच पे लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।